और क्लास एंड करना होगा तो वो सर मैं कर दूंगा, कॉल कर दीजिएगा, आप साइड में आ जाओ। ठीक है। एप्लीकेशन में तो लाइव है सर, बस यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, ठीक है। ठीक है। सर आप लाइव है दोनों जगह। सो हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हालांकि इंडियन इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक रूप से यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाली है। साथ साथ में मैं इस क्लास में मैं ये बताने वाला हूं कि आप परंतु प्रीवियस ईयर टेक्निक के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक रूप से यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चलो मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से इस क्लास को समझिएगा। यूपीएससी में अगर आप ब्लाइंडली पढ़ते हो ना, चाहे कितना भी किताबें पढ़ लो आप, चाहे आप जो भी कुछ कर लो आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर स्मार्ट वर्किंग, एक प्रॉपर तरीके के एलिमिनेशन टेक्निक को अगर आप समझते हैं तो ये गारंटी है कि कम पढ़कर भी बेहतर मार्क्स लाया जा सकता है। ठीक है। सो कन्हैया जी, हाय, और जितने भी लोग हैं गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर हो रही होगी। और मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको करवाने वाला हूं, और बहुत ही आसान भाषा में। आप आसानी से कम पढ़ के भी आप इंडियन इकोनॉमी के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करके एग्जाम में आओगे, क्योंकि वो ट्रिक बेसिस होता है। क्योंकि यूपीएससी हमेशा बेसिक क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से पूछती है, और वो बेसिक क्वेश्चन की समझ अगर आपको है तो आपके लिए आसान होगा क्वेश्चंस को आपको टैकल करना। ठीक है, ओके। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ाने से पहले, उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले, मैं आप सबको इस क्लास में इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक बताने वाला हूं। इस टेक्निक के माध्यम से अगर आपको सपोज दैट कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता हो, है ना, या आपने उस चैप्टर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, इसके बावजूद भी आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप, है ना। तो ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। इस टेक्निक को आपको समझना होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको टेक्निक समझ गए तो मैं गारंटी करता हूं कि मोर देन 50% क्वेश्चन जो है आप एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, तो क्या आप सब लोग इस एलिमिनेशन टेक्निक को सीखना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताने वाला हूं, फिर चैप्टर वाइज जितने भी, जैसे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ, फिर नेशनल इनकम हुआ, फिर आपका मनी हुआ, फिर मनी मार्केट की बात करें, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, इन सब पर यूपीएससी ने किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, उस सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी इकोनॉमिक्स का अगर आपको पता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 90% इकोनॉमिक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा आपको टेक्निक समझना होगा और आप लोग को भी जवाब देना होगा, समझना होगा। देखो क्या कहता है टेक्निक, इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है, सिंपल सी बात है टेक्निक में,
कि एज यू नो अ क्रेकिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम 50% नॉलेज और 50% स्ट्रैटेजी और स्किल होता है। सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने के लिए 50% नॉलेज की जरूरत पड़ती है और 50% जो है ना स्ट्रैटेजी काम आती है। और यही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। ये जिसको समझ में आ गया, एलिमिनेशन टेक्निक जिसको बोलते हैं IET, यानी कि इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक, अगर ये टेक्निक आपको समझ में आ गया तो आप समझो कि आपका प्रीलिम्स आप क्वालिफाई हो चुके हैं, है ना। और आपके जो मार्क्स अगर 40 मार्क्स आ रहे हैं तो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा जोड़ लो। अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो 35 मार्क्स एक्स्ट्रा जोड़ो, 105 मार्क्स आएंगे। यानी 35 to 40 मार्क्स आप इसी टेक्निक से आप क्लियर कर लोगे, आप सिंपल सी बात गेन कर लोगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले टेक्निक की तरफ आपको ले जाते हैं वन बाय वन करके। टेक्निक क्या है, इस टेक्निक को आप समझिएगा। इस टेक्निक को समझने के लिए सिंपल सी बात है, कुछ मंत्र मैं दे रहा हूं उसको याद करो। याद करना नहीं, रट लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको यही सब ढूंढना है। यानी कहा जाता है यू कांट बी 100% श्योर बट देयर आर सम वर्ड्स विच कैन बी हेल्पफुल फॉर द एसेस द एग्जाम में पास करने के लिए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसको याद कीजिए। अगर एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक की समझ नहीं हो पा रही या उस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा है, घबराने की बात नहीं है। अगर मान लिया कि पूरी पेपर ही आपको सब टफ लग रहा हो, कुछ मत करो, लंबी सांस लो और लंबी सांस लेने के बाद थोड़ी सी पानी पी लो, क्योंकि पानी जो है बड़ा काम आता है दुख में भी और सुख में भी। ठीक है, और उसके बाद सर्च करो, फाइंड आउट करो कहां पर ओनली है, कहां पर मस्ट वर्ड है, कहां पर ऑल है, नन, एक्सक्लूसिवली, कंटेम्प्ररी, नॉट, मस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट इट कर सकते हो, डेटा और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डेट्स, विल बी, नेटिव, कैन, कुड, मे बी, ये सारे वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है। ये सारे वर्ड को फाइंड आउट करना है। अगर ये सारे वर्ड को आप फाइंड आउट कर लेते हैं अपने पेपर में तो आप समझो कि आपकी पॉसिबिलिटी है कि भाई आप ये एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अब समझना होगा कि ओनली का मतलब क्या होता है, मस्ट क्या होता है, ऑल क्या होता है। ये सारे एग्जाम में एक तरीके से आपके लिए सपोर्ट करेगा, आंसर को आप फाइंड आउट करने में सपोर्ट करेगा। ये सारा क्लियर है? आप सब लोग एक्टिव हैं, हाँ या ना? जितने भी लोग हैं, ठीक है, कन्हैया जी, सुनील, ठीक है, निशा, विजेंद्र साहब, जितने भी लोग हैं, चलो तो देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको समझना होगा सब कुछ। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू हम लोग आंसर को करेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो ये याद रखना, ओनली, मस्ट, ऑल, नन, एक्सक्लूसिवली, कंटेम्प्ररी, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला आईईटी रूल क्या कहता है? द फर्स्ट आईईटी रूल कहता है कि ऑलवेज और नेवर आर यूजुअली रॉन्ग। अगर आपके स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनिएगा कन्हैया जी, है ना, या जितने भी लोग हैं, अगर आपके स्टेटमेंट में वर्ड यूज हो रहा है ऑलवेज और नेवर, तो ये वर्ड जो है ऑलवेज और नेवर जो है ना, ये 95% ये रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि आप समझो कि ये इनकरेक्ट है। अगर स्टेटमेंट में ऑलवेज, मैं ही आपसे पूछता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, या आप, अब हमेशा सच कोई बोल सकता है क्या? हमेशा झूठ बोलना, हमेशा, ऑलवेज इज एक्सट्रीम वर्ड। मैं कभी नहीं झूठ बोलता, आई नेवर टेलिंग अ लाई। तो नेवर वर्ड क्या है? एक्सट्रीम वर्ड है। तो नेवर और ऑलवेज, अगर जहां पर भी आपके वर्ड में, सेंटेंस में अगर आपको दिखा तो आप समझना कि वो सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है।
और उस सेंटेंस के बेस के आधार पर आप उस क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो, उस ऑप्शंस को, और फाइनली आप आंसर को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला रूल कहता है, आईईटी का फर्स्ट रूल कहता है ऑलवेज और नेवर, हमेशा, नहीं बोला मैंने, 95% इनकरेक्ट होगा। क्लियर? मैं एग्जांपल के साथ पेश करूंगा आपको, ऐसे नहीं ब्लाइंडली कुछ भी नहीं। यूपीएससी के क्वेश्चंस में देखो, अगर मान लिया कि एक भी, अगर सर जी ये तो वही बात हुई कि बिना जानवर का चित्र देखकर उसे पैर बनाना, उसका पैर बनाना। ठीक है, आपने क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आया, परंतु मैं एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा रहा हूं। चलिए, ये देखो, मैंने कहा था कि एलिमिनेशन टेक्निक वही यूज कर सकता है जो एक बार उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि समझ में, मतलब सिंपल सी बात इस तरीके का है कि आपने एक दो बार सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। यूपीएससी क्या करती है कि हमेशा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है। यूपीएससी आपके डिसीजन मेकिंग पावर को समझने की कोशिश कर रही है। यूपीएससी जो स्टेटमेंट फ्रेम कर रही है उसमें यह करे कि क्या स्टेटमेंट बेसिस पर आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी भी फैक्चुअल डेटा यूपीएससी नहीं पूछती है। तो अंडरस्टैंडिंग के बेस के आधार पर जितने भी क्वेश्चन जो होगा ना, वो अंडरस्टैंडिंग के बेस के आधार पर होगा। तो देखिए, अब यूपीएससी का क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री का। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट टू अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। अब कहता है द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट टू अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। अब साइमन कमीशन, आप सब लोगों ने साइमन कमीशन पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा होगा साइमन कमीशन, है कि नहीं? कब आया था साइमन कमीशन से लेकर एवरीथिंग। अब स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि इंडियंस नेवर, अब देखो, इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ एक्ट 1919। अब देखो, क्या भारतीय अगर साइमन कमीशन का अगर विरोध कर रहे तो उसमें कहा कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि इंडियन कभी नहीं चाहते थे कि एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के वर्किंग को रिव्यू नहीं करना। अब बताओ, ये नेवर एक्सट्रीम वर्ड हुआ कि नहीं? अब आप इसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट तो आपने एलिमिनेट कर दिया ना। आपके पास चांसेस है कि भाई 33% आपके करेक्ट हो जाए। यूपीएससी, मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्किंग सिर्फ पढ़कर के यूपीएससी क्लियर नहीं किया जा सकता। आप पढ़ो, उसके बाद थोड़ा समझो, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, तब फाइनली। अदरवाइज ऐसे नहीं 4,90,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। क्यों हो जाते हैं? क्या सभी लोग नहीं पढ़ते? सभी लोग पढ़ाई करते हैं, एवरीवन। लेकिन अब कौन स्मार्टली पढ़ाई कर रहा है, कौन स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई कर रहा है, किसने एलिमिनेशन टेक्निक को यूज किया है, किसने प्रैक्टिस किया है, ये सारा मैटर करता है। तो ये सारा मैटर करता है। तो आप देख लो यहां पर, तो ये पहला से ये स्टेटमेंट नेवर के कारण से इनकरेक्ट हो गया। साइमन कमीशन, अब आप थोड़ा सा भी समझेंगे कि हाँ ये बात सही है। ये कह रहा हूं, देखो एक्सट्रीम वर्ड, साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ कंट्री। अब देख लो, पार्टीशन ऑफ कंट्री कब की बात है? साइमन कमीशन 1927-28 की बात है, 1927-1928 की बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस चीजों को कर सकते हैं। सिंपल सी बात था कि साइमन कमीशन इसलिए उसका विरोध हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन में 7 सदस्य में से एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सारे के सारे सदस्य यूरोपियंस थे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। तो टेक्निक को मैं यही कहता हूं कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो कि वास्तविक रूप से यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, कैसे क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क करती है वो आपका, कहां पर लूप होल छोड़ती है। ये सारा इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगा। अब दूसरा कहते हैं, टेक्निक की बात करते हैं, ऑलवेज एलिमिनेट्स एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने की बात किया जा रहा है।
अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या हो सकता है? ऑलवेज अवॉइड टू एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम लाइक दैट, जहां पर भी ऑल शब्द दिखे आपको, मस्ट वर्ड दिखे आपको, नन वर्ड दिखे, कैन नॉट, ऑलवेज, ये सारे ज्यादातर क्या होते हैं? इनकरेक्ट होते हैं। तो जहां पर भी आपको ऑल दिखे, जहां पर भी आपको मस्ट दिखे, जहां पर भी आपको नन दिखे, जहां पर भी आपको कैन नॉट दिखे आपका, या डू नॉट दिखे ज्यादातर, तो ये 90% जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखा गया है कि इनकरेक्ट होता है। मैं पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि पैटर्न को समझो। क्लियर है आप लोगों को? जितने भी लोग हैं समझिएगा। तो अगर स्टेटमेंट में ऑल दिख रहा है, मस्ट दिख रहा है, नन दिख रहा है, कैन नॉट दिख रहा है, ऑलवेज दिख रहा है, ये एक्सट्रीम वर्ड है आपका। ठीक है, ये एक्सट्रीम वर्ड है। अब एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूं। आप लोग बताइएगा, आप ही लोग। ये देखो एक्सट्रीम वर्ड, देखिए, what is are the most likely advantage of implementing of goods and services tax, जीएसटी। अब देखो एक्सट्रीम वर्ड में, ये सारे एक्सट्रीम वर्ड को ध्यान से आप देखिए कि जीएसटी के इंप्लीमेशन के पीछे का कारण क्या, एडवांटेज क्या है इसका। तो पहला स्टेटमेंट कहता है इट विल बी रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्शन बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट ऑफ इंडिया। आप लोग पहले बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बोलिए। आप लोगों के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप आंसर में आप लिखिए, चैट में बताइए आप लोग क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट विल बी enormously increase the growth and the size of economy of India and will be enabled to overtake China in the near future. What is the correct answer of this question? बोलिए। कोई बता पाएंगे? चलिए मैं बताता हूं। एक्सट्रीम वर्ड को ढूंढो, ओनली वन। ओके, विजेंद्र कुमार साहब ने कहा ओनली वन, ठीक है। पटेल जी ने भी ओनली वन कहा, वेरी नाइस। ए, अब ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। कृष्ण, गुड, वेरी नाइस। और बताइए। चलिए, ए क्यों हुआ भाई? देखो ड्रास्टिकली, ये एक्सट्रीम वर्ड है, एनॉर्मसली एक्सट्रीम वर्ड है, आप देख सकते हो। या फिर देखो ये और ये इनकरेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ एक तो एक्सट्रीम वर्ड इसमें आपने फाइंड आउट किया, और मान लिया एक्सट्रीम वर्ड नहीं भी फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। राज साहब भी ने ए कहा। थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से जरा पढ़ना, बिल्कुल ओनली ये होगा कि इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड एनेबल टू ओवरटेक चाइना इन द फ्यूचर। यानी जीएसटी हम लोगों ने इसलिए लाया है ताकि हम फ्यूचर में चाइना को हम ओवरटेक करें। यूपीएससी देखो ना कैसा एक्सट्रीम, ये स्टेटमेंट बेतुकी वाले स्टेटमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। रमेश सिंह जी ने भी कहा। तो अब देखो तीसरा स्टेटमेंट, तीन इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। और इसके बेसिस पर भी यहां पर भी ड्रास्टिकली वर्ड, हालांकि हमेशा एक बार ड्रास्टिकली वर्ड जो है ना यूपीएससी ने करेक्ट दिया था 1991 के दौरान में, इकोनॉमिक क्राइसिस जब आया था भारत में, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था तब को छोड़ करके। बाकी ड्रास्टिकली या एनॉर्मसली हमेशा जो है इनकरेक्ट होता है, आप देख सकते हैं। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट भी देखिए ना, कभी भी इंडिया में जीएसटी इसलिए लाया गया या इसलिए लागू किया गया ताकि हम चाइना को ओवरटेक कर सके। कॉमन सेंस बात ही है, ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट ऐसे भी गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके का आपको एक और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। चलिए आप ही बताइए, 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। विद रेफरेंस टू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब आप बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए? आप फाइंड आउट करो, सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड पर ध्यान दो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो एक्सट्रीम वर्ड पर आपको ध्यान देना है। बताइए, with the reference to trans-Pacific partnership, consider the following statement. First, it is an agreement among all the Pacific Rim countries except China and Russia. दूसरा, it is a strategic alliance for the purpose of maritime security only. What is correct answer? बताइए। Very nice. राज, कृष्णा, विजेंद्र साहब, रमेश सिंह ने 1 कहा है, ठीक है। कृष्णा पांडे, ओके। सब लोगों ने डी कहा, क्यों भाई? एक जगह ऑल एक्सट्रीम वर्ड, दूसरी कहता एक्सेप्ट चाइना को छोड़कर, चाइना और रशिया। क्यों चाइना रशिया से क्या प्रॉब्लम? सिंपल सी बात, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में उसका भी एक हिस्सा है आपका। बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। और दूसरा, अच्छा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया जाएगा क्या कि केवल पर्पस मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए? हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बनाने के पीछे मल्टीपल पर्पसेस होते हैं, मल्टीपल पर्पसेस होते हैं उनके, ना कि एक सिंगल पर्पस होता है। यहां पर देखो ना कि इसलिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बनाया गया ताकि इट इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। बिल्कुल नहीं। तो देखो, मैं बोल रहा हूं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न को बार बार सब लोग कहते हैं, एवरीवन, कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करो कि आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना, नहीं, उसके पैटर्न को समझो। यूपीएससी का पैटर्न क्या है, यूपीएससी की भाषा क्या है, उसके स्टेटमेंट का लैंग्वेज क्या है, कहां पर लूप होल छोड़ता है, कौन सा वर्ड बार बार यूज करता है जो इनकरेक्ट होता है, कौन सा वर्ड बार बार यूज करता है जिससे वे करेक्ट होता है। वो आपसे ना बुद्ध की तरह पाली भाषा, सामान्य भाषा में वो बात करती है। यूपीएससी का स्टेटमेंट बहुत आसान होता है अगर आप समझ लेंगे तो। वो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करता है ताकि एक गांव का व्यक्ति जो है, बंदा जो है एनसीईआरटी पढ़ रहा हो, उस एनसीईआरटी के पैटर्न पर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, और मैं आपको बता देता हूं गारंटी के साथ, प्रूफ के साथ, 70% जो क्वेश्चन का फ्रेमवर्क होता है वो एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड होता है। एनसीईआरटी के पैटर्न के बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछता है वो, तो समझने की जरूरत है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको एग्जांपल के तौर पर। आप ही लोग बताइएगा, मैं आपसे पूछना, रेडी रहना आप ये मत देखना कि आपको कॉन्सेप्ट आता हो या नहीं आता हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट मत देखना, सिर्फ उसके बेसिस के आधार पर फाइंड आउट करना। 2017 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये तो यहीं पर आंसर ही दिख गया हो, ठीक है? देखो 2000, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। चलिए, कहता है प्रीलिम्स 2017, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद, यानी एलपीजी के बाद, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना, के बाद क्या चेंजेस आया हमारी इकोनॉमी में? क्या चेंजेस आया? पहला, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इन एनॉर्मसली, यहां पर भी देख लो एनॉर्मसली दिख गया होगा आपको। दूसरा, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज एनॉर्मसली। एक्सेप्शन है ये एकमात्र। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अब देखो, जाहिर सी बात है कि क्या एलपीजी के कॉन्सेप्ट लागू करने के बाद एग्रीकल्चर की जीडीपी तेजी से बढ़ा? क्या नहीं बढ़ा। सिंपल सी बात है, आप देख लो ना, पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होता है, तो पहला इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है। दूसरा, शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, अब यहां पर हम लोग क्या हुए, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, आज भी हमारा उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। एफडीआई का इनफ्लो बहुत तेजी से बढ़ा, और साथ साथ में एफडीआई की इनफ्लो बढ़ने के कारण से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ा।
तो सी नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, सी नहीं होगा। एकमात्र एक्सेप्शनल केसेस है कि जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया था तो भारत देश के अंदर में ड्रास्टिकली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब बढ़ा था। एक्सेप्शनल है। इसके पीछे कारण था ग्लोबलाइजेशन। इंडिया जो है अपने आप को ग्लोबलाइज किया। इंडिया जो है क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ चला गया, जिसके कारण से विदेशों से एफडीआई भारत में आए और हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व थे। तो एकमात्र एनॉर्मसली जो है एक्सेप्शनल केसेस में है, मात्र इसको कंसीडर किया जाता है फॉरेक्स रिजर्व के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि एक बार मात्र एक्सेप्शनल है, मात्र सिर्फ ओनली वन एक्सेप्शनल है यही। इसके अलावा एनॉर्मसली ड्रास्टिकली हमेशा इनकरेक्ट होता है। इसलिए मैं बार बार 95% की बात कर रहा था आपका। तो इसका करेक्ट 3rd and 4 यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा, सी नहीं होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? एकमात्र एक्सेप्शनल है आपका। क्यों भाई? और ये एक बार और सोचो, एक बार और भी ध्यान से सोचने वाली बात है। एफडीआई का अगर इनफ्लो होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो होगा, तो फॉरेक्स डायरेक्ट और फॉरेक्स रिजर्व भी तो तेजी से बढ़ेगा ना, क्योंकि एफडीआई फॉरेक्स के ही थ्रू तो भारत में आएगा। तो ये भी एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है। तो 3rd and 4 इज करेक्ट आपका। क्लियर है? 3rd and 4 इज करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें, आप इस चीजों को समझिएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? समझिए, इस टेक्निक को समझिए। चलिए नेक्स्ट, ये 2019 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। अब आप सॉल्व करके बताओ व्हाट इज करेक्ट आंसर। पढ़िए आप इसको, मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, आसान हो जाएगा। 2019 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रीसेंट डायरेक्टिव relating to a storage of payment system data, popularly known as the data localizations, mandate that all the payment system providers must ensure that entire data related to payment system operated by them are stored in a system located only in India. अब ये देखो, only in India। दूसरा, they also mandate that कि data should be stored in India and should not be sent abroad for any reason। क्या होगा इसका? बताइए आप सभी लोग। They also mandate that कि data should be stored in India and should not be sent abroad for any reason। बोलिए। 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स क्या होगा? कृष्ण पांडे डी। ओके, और कोई है? देखो ध्यान से चीजों को पढ़ो। डी इज राइट आंसर। कन्हैया कह रहे हैं सेकंड होगा, सी हो, बी होगा। ठीक है, बी होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ना होता है। तभी तो कहा कि कम से कम 1-2 टाइम्स रिवीजन जरूरी है। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट जो है डायरेक्टिव रिलेटेड टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा से बात किया, डेटा लोकलाइजेशन की बात किया। और डेटा लोकलाइजेशन के बाद कहा कि जितने भी पेमेंट सिस्टम होगा ना प्रोवाइडर, इस बात को इंश्योर करना होगा कि वो सारा डेटा है ना, ये इंडिया के अंदर में ही यूज होगा। तो ये तरीके से ये टेरिटोरियल्स मामला हो गया आपका कि भाई डेटा दूसरे देश नहीं जाना चाहिए, कॉमन सेंस के बेसिस के आधार पर कि भारत का डेटा का यूज भारत में ही होना चाहिए, क्योंकि भारत का डेटा का यूज कोई दूसरा देश वाला ना यूज करे, है कि नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट आप देख लो, करेक्ट है। लेकिन सेकंड क्या कहता है कि दे ऑल्सो मैंडेट दैट कि डेटा शुड बी स्टोर इन इंडिया। यहां तक सही है, शुड बी है ना, लेकिन शुड नॉट बी सेंट अब्रॉड टू एनी। अगर कोई ऐसा कारण हो
तो दूसरा देश नहीं जाना चाहिए। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बना देता है। कोई और भी, मान लिया कि इंडिया से रिलेटेड कोई मामला है, मान लिया कि मामला है, या किसी ऐसे भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो क्या वो दूसरा देश नहीं भेजा जा सकता है? मान लिया इंटरपोल ने डेटा मांगा है भारत से किसी से रिलेटेड, तो क्या वो इंटरपोल जो है को भारत डेटा मुहैया नहीं करवाएगा? मान लिया वर्ल्ड बैंक ने डेटा मांगा है भारत से इससे रिलेटेड जानकारी के लिए, तो ये कहता है, देखो एक्सट्रीम वर्ड बनाता है, दे ऑल्सो मेन डेटा शुड बी स्टोर इन इंडिया। ये 100% सही है कि भारत में स्टोर होना चाहिए, लेकिन शुड नॉट बी सेंट अब्रोड टू एनी रीजन, कोई भी कारण से नहीं जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, एक्सट्रीम बना देता है। तो एक्सट्रीम बना देता है, तो क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। स्टेटमेंट को पढ़ो, उससे फाइंड आउट करो, फील करो चीजों को, है ना, फील करो कि वास्तविक रूप से कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझिए। आपका एक्सट्रीम लैंग्वेज है कि शुड नॉट बी सेंट अब्रॉड फॉर एनी रीजन, हाईली रेस्ट्रिक्टिव है आपका, है ना, तो ये इनकरेक्ट आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी के देख सकते हो कि गाइडलाइन है, आरबीआई का गाइडलाइन बनाया है कि भाई डेटा का स्टोरेज इंडिया में होना चाहिए, चाहे ऑल भी पेमेंट से रिलेटेड डेटा हो। तो ये गाइडलाइन के बेसिस पर के आधार पर इस चीजों को आप समझ सकते हैं। तीसरा, इसमें आपको आंख बंद करके आंसर करना है, सिंपल सी बात है। तीसरा स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। इफ यूपीएससी यूज द वर्ड कैन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया और वहां पर कैन वर्ड यूज हो रहा है ना, कैन वर्ड यूज हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो याद रखना प्रोबेबिलिटी है, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्ट आंसर होगा। जहां पर भी कैन वर्ड दिखे करेक्ट आंसर होगा, समझ लेना। ठीक है, जहां पर भी दिखे कैन वर्ड है। अब मैं आपको एग्जांपल है, बताओ, आप ही लोग बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फाइंड आउट करो। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, बस एक ही चीज फाइंड आउट करना है आपको, व्हाट इज करेक्ट आंसर। पढ़ो आपका, इट with the reference to green hydrogen, consider the following statement. It can be used directly as a fuel for internal combustion. It can be blended with the कह सकते हैं natural gas and used as a fuel for heat or power generation. It can be used in hydrogen fuel to run vehicles. All of the correct. Okay. मोस्टली टाइम, बिल्कुल मोस्टली टाइम ये करेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑल, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल थ्री, सी होना चाहिए। देखो कहां पर भी कैन है, यहां पर भी कैन है, यहां पर भी कैन है, यहां पर भी कैन है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादातर कैन जो है ना करेक्ट होता है। सी देख लो आपका, देखो और भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, 2023 क्वेश्चन, बोलिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। 2018 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। विद द रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली reduces its water holding capacity and soil does not play any role in sulfur cycle and irrigations over a period of time can contribute to salinizations of some agriculture land. What is correct answer? Find out करो आप लोग, फाइंड आउट करो, बहुत सिंपल है, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, कीजिए एलिमिनेट। बोलिए क्या होना चाहिए? सत्यम, सी कहा। अच्छा, कृष्ण साहब ने थर्ड कहा, सुनीला सी। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो, मैंने जो एलिमिनेशन टेक्निक बोला है, सत्यम ने सी कहा 1/3। अच्छा, सत्यम साहनी ने 1/3, सब लोगों ने सी कहा है। आपने एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, राजा बाबू ने बी कहा, कृष्णा ओनली 3rd, निशा सी कह रही हैं आप लोग। कैसे? एलिमिनेशन लगाओ ना,
बी, ओके, बी होगा। सृष्टि ने भी बी, राजा बाबू बी, कृष्णा ओनली, वो भी ठीक है। देखो बिल्कुल, अब देखिए ना इसमें आप बिल्कुल, a high content of organic matter in soil drastically, ये drastically reduce its water holding capacity, ये उल्टा है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। और पहला अगर इनकरेक्ट है तो देखो ये भी और ये भी, तीनों स्टेटमेंट यहीं से कल, ये फर्स्ट स्टेटमेंट को ही एलिमिनेट करने से ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको गलत हो जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। दूसरा बार ये भी बोला था हमने कि डज नॉट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, यानी कि सॉइल, सल्फर साइकिल में सॉइल का कोई रोल नहीं है क्या? डज नॉट और एनी वर्ड भी दिया हुआ है, डज नॉट एनी वर्ड दोनों दिया हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट है आपका। जाहिर सी बात है कि इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन contribute to salinization of some agricultural land, और सम तो हमेशा करेक्ट होता है, सम वर्ड हमेशा करेक्ट होता है, तो ये तो करेक्ट होगा ही, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? बी होगा। सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है, एक चलो बताओ, आप ही लोग बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आप लोगों को, बाकी इसका आंसर आप फाइंड आउट करना। विद रेफरेंस टू अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी 2020 का। इट इज द पब्लिक लेंजर दैट everyone can inspect but which no single user control. The structure and design of blockchain is such that all the data in it are about to cryptocurrency only, or application that depend on the basic features of blockchain can be developed without anybody permissions. बताइए what is correct answer? क्या होना चाहिए? कुछ लोग ए बोल रहे हैं, सत्यम सी, ठीक है, निशा ने भी सी कहा, सुनील कुमार सी, और बताइए। कन्हैया जी का ए है, नेवर लूप होज सी, ठीक है, सबका सी है। क्यों भाई? देख लो, इट इज एवरीवन इंस्पेक्ट कैन बट विच इज नो सिंगल, ये स्टेटमेंट सही है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा, हालांकि ऑल डेटा तो इसमें उसके साथ कंबाइंड हो जा रहा है, इन इट आर अबाउट टू क्रिप्टो करेंसी ओनली, ये बात गलत है ना, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड थोड़ी होता है ओनली। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, तो सेकेंड इसमें भी है, सेकेंड इसमें भी है, सेकेंड इसमें भी है, तो ये भी कट, ये भी खत्म, ये भी खत्म। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओनली क्रिप्टो करेंसी नहीं होगा। ब्लॉकचेन आजकल हर जगह यूज हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन से आपका, तो ये कहना गलत होगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर है आप लोगों को? तरीका है सॉल्व करने का, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ, निफ्ट बैंकिंग क्रिप्टो करेंसी में हर जगह ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है, बिल्कुल। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज: स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, collecting breath sample from a spouting wells for the DNA analysis. At the present level of technology, which of our can be successfully carry out using of drone? ड्रोन का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं? अब याद रखो,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कर सकता है, साइंस कुछ भी कर सकता है, साइंस में हर चीज संभव है। तो आप बताइए ड्रोन का यूज कहां कहां कर सकते हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा? यूपीएससी 2022 का है, बोलो कहां नहीं कर सकते हैं आजकल? तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल सत्यम। हां, सिंपल सी बात है, सब लोगों ने कहा, नेहा से लेकर एवरीवन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी इज द करेक्ट आंसर। हम ड्रोन का यूज और पेस्टिसाइड्स के स्प्रेइंग के लिए कर सकते हैं, क्रेटर को इंस्पेक्शन के लिए कर सकते हैं, है ना, सैंपल के लिए हम लोग कलेक्ट करने, हर जगह पर इसका यूज होगा। सुनील साहब ध्यान से, सी नहीं होगा, डी होगा। कहां नहीं होगा? क्या आप बताओ, वोल्केनो क्रेटर कहां पर है? आप जाकर चेक करोगे क्या उस जहां पर वोल्केनो होता है कि देखो यहां पर वोल्केनो जो है निकल रहा है, आप वहां से लौट करके आप नहीं आएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। हम ड्रोन का यूज हर जगह यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। अब चलो फोर्थ नंबर पर चलते हैं। इफ यूपीएससी स्पेसिकली मेंशन एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इन द आंसर, अगर आंसर चॉइस में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहा है यूपीएससी, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो इनकरेक्ट होगा। अगर यूपीएससी न्यूमेरिकल वर्ड यूज कर रहा है, जैसे 5000, 15,000, 10,000, इस तरीके का वर्ड, तो पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादातर इनकरेक्ट होता है। वो क्या होता है? रॉन्ग होता है, इनकरेक्ट होता है, गलत होता है ना। इसको आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर। विद द रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च by India, which of the following statement is correct? Other than USA and Russia, India is the only country to have a launch a similar observatory to a space. Second, AstroSat is a 2000 kg satellite placed in orbit at 1650 km above to surface of the earth. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है कन्हैया जी, और सुनील, सुनील या सुनीला, ओके। कृष्णा पांडे, सुनीला, सत्यम, कन्हैया, सब लोगों ने डी कहा है, ठीक है, सब लोग डी। अब देख लो, है कि नहीं, आपसे देखिए तो सही, यहां पर भी ओनली वर्ड का प्रयोग हो रहा है, यहां पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल वर्ड दिए गए हैं, सिंपल सी बात है, जो कि ये न्यूमेरिकल वर्ड इतना 2000 केजी नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है डी इज इन करेक्ट आंसर, डी होगा, बिल्कुल डी होगा। तो आप देख लो ना कि यूपीएससी, तभी तो मैं बार बार कर रहा हूं कि यूपीएससी के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझो, कि दरअसल वो पैटर्न क्या है, किस तरीके के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रही है। ब्लाइंडली पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल है। अगर सच में क्या लगता है 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उन 5 लाख बच्चे में से 4,85,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे प्रीलिम्स में। तो क्यों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ऐसा? और वो जो 15,000 बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, क्या वो बच्चे जो है हाईली टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है? नहीं, उन्होंने ये दिमाग लगाया था। मैं बता दूं कि 90% बच्चे जो हैं, 90 to 95% बच्चे के 30 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाते। 30 क्वेश्चन से ज्यादा कोई नहीं सॉल्व कर सकता यूपीएससी का, विदाउट एलिमिनेशन टेक्निक लगाए हुए, ये सब किए हुए, सिर्फ 30 क्वेश्चन आप। तो बाकी के मार्क्स कैसे हम लोग गेन करते हैं? तो बाकी के मार्क्स गेन करेंगे यही एलिमिनेशन टेक्निक, स्मार्ट वर्ड के थ्रू जाएंगे, लैंग्वेज फीलिंग, प्रेम मोहब्बत को समझेंगे कि भाई वो स्टेटमेंट में किस तरीके का स्टेटमेंट है,
किस तरीके की फीलिंग दे रहा है वो स्टेटमेंट, उसको हम लोग समझेंगे और उसके बेसिस के आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट IET 5 की तरफ चलते हैं। कहता है आर्टिफिशियली कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस। अब आर्टिफिशियली कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस क्या होता है? यूपीएससी जानबूझ के कुछ ऐसे स्टेटमेंट बनाएगी ना जो कॉम्प्लिकेटेड होगा और लोगों को लगेगा ना कि ये स्टेटमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है इसका करेक्ट आंसर यही होगा, जबकि 100% वो इनकरेक्ट है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बनाती है। तो जब भी आपको कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दिखे ना, इसका मतलब ये मत समझना कि वो करेक्ट होगा आपका। तो ध्यान से देखो आपका। सो इफ यू आर हैविंग अ ट्रबल टू फिगरिंग आउट विच आंसर इज कैन बी एलिमिनेटेड, डज नॉट एज्यूम दैट कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड आंसर चॉइस भी करेक्ट। तो मोस्ट ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा। तो देखना कि अननेसेसरी जो कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस है ना उसको आप एलिमिनेट कर दो। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो 2017 यूपीएससी का क्वेश्चन। अब इन इंडिया, जाहिर सी बात है, आप लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा है, हाँ या ना? पढ़ा होगा। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा होगा। अब मान लिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, कहीं चले गए विदेश, तो प्रेसिडेंट की कुर्सी कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट। अब मान लिया कि वाइस प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हैं, तो जाहिर सी बात है देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होंगे? वाइस प्रेसिडेंट होंगे, है कि नहीं? अब स्टेटमेंट को पढ़ो। इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ tortoise is declared a protected under to Schedule First of Wildlife Protection Act 1972, what does it mean? कहता है कि मान लिया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल फर्स्ट में टोर्टवाइज यानी कि कछुआ को अगर रखा जाए जो कि प्रोटेक्टेड होता है, जैसे टाइगर लॉयन को रखा जाता है, तो उसके साथ क्या होगा? तो ऑप्शन कहता है इट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज अ टाइगर, it no longer exists in the wild, a few individuals are under to captive protections and now it is impossible to prevent its extinction, it is endemic to a particular region of India, या both B and C statement above are correct in context. What is correct answer? बताइए बताइए क्या होगा? जितने भी लोग हैं, नेहा, सत्यम, कृष्णा, कन्हैया, ब्रजेश, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? सत्यम ने ए कहा, ठीक है। सिंपल सी बात है ना कि भैया अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में टाइगर को रखा गया है, लॉयन को रखा गया है, सबको रखा गया और उसके जगह पर कछुआ को रखा जा रहा है, तो कछुआ भी सेम पावरफुल होगा। भाई कछुओं को भी हार्म नहीं किया जा सकता, टोर्टोइज को भी आप हार्म नहीं कर सकते। निशा ने कहा बी। क्यों निशा जी? देखो ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड बनाया यूपीएससी ने कि अच्छा इट इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन अ वाइल्ड, in the wild a few individuals are under captive protections and now it is impossible to or be impossible to prevent its extinction। ये देखो ना एक्सट्रीम वर्ड है पर एक्सट्रीम वर्ड है, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल सा कि भाई अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कोई भी दूसरे को भी रखेगा तो जो प्रोटेक्शन टाइगर को मिला है वही प्रोटेक्शन टोर्टोइज को भी मिलेगा, सेम प्रोटेक्शन, अलग से कुछ नहीं भाई। पावर सबके लिए कानून बराबर है, तो इसके लिए भी कानून बराबर है। यहां पर ऐसा नहीं कमजोर समझ करके कानून अलग अलग नहीं होगा, फंडामेंटल राइट सबके लिए बराबर है। अब एक तरीके का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फंडामेंटल राइट्स है उनका, तो अगर फंडामेंटल राइट्स उस वाले अगर कैटेगरी में टोर्टोइज भी आ गया तो टाइगर और लॉयन के बराबर के ही प्रोटेक्शन उसको भी मिलेगा, है कि नहीं? ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर हो गया। तो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस अगर आता है, ऑप्शन आता है कॉम्प्लिकेटेड,
अगर हो तो उस कॉम्प्लिकेटेड को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सिंपल सी बात है, उस कॉम्प्लिकेटेड को एलिमिनेट कर देना है। अब बस ध्यान से देखो, आप लोग आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, आईपीएस, आईआरएस, डिसीजन मेकिंग, आपको मिनिमम कम से कम 2 बार स्टेटमेंट को पढ़ना है, सेंटेंस को 2 बार पढ़ना है। और एक बात बता दूं कि यूपीएससी के ज्यादातर आंसर जो है ना, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है। उसको फाइंड आउट करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। रटने से कुछ भी नहीं हो। अगर आपका अब रट कर यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किया जा सकता तो रटो मत, मत रटो, समझो। कभी कभी बिना पढ़ करके मॉक लगाया करो और फाइंड आउट करो। आप समझ रहे हैं हमारी बात का? और मैं तो कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सब कुछ है। मैं बार बार बोलता हूं, मार्केट के जितने भी कंपनी के बड़े बड़े जो कंपनी लोग हैं, ये कंपनी लोग जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, एकदम सब बंदरबाट खेल रहे हैं कि भाई मेरा क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मेरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरा सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ये यूपीएससी का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। यूपीएससी की लैंग्वेज को ध्यान से जब आप पढ़ोगे ना, उसके क्वेश्चंस के लैंग्वेज, तो एनसीईआरटी के बुक के लैंग्वेज से आपको मैच करेगा। तो एनसीईआरटी के बुक का लैंग्वेज और यूपीएससी के क्वेश्चंस के लैंग्वेज दोनों आपको सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा और मैं आपको दिखाता हूं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, हिस्ट्री का क्वेश्चन ये है, मैं आपको दिखा रहा हूं हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने जनरली लोगों के बारे में जानते होंगे, महाराष्ट्र के बारे में, आप बंगाल के बारे में, बिहार के बारे में, यूपी के बारे में, दिल्ली के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में अगर आप जानते होंगे तो भी क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर सकते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द बुक देसर कथा, देसर कथा रिटेन बाय सखाराम गणेश देवकर। सखाराम गणेश देवकर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी कभी कभी देखो आपको दिख जाएगा। तो with the reference to the book Desar Katha written by Sakharam Ganesh Devkar during the freedom struggle, consider the following statement. It is a warn against to colonial states and hypnotics, a conquest of the mind. It is inspired the performance of Swadeshi street play and the folk song. And the use this by Deoskar was in the specific context of region of Bengal. What is correct answer? बोलिए एक बार। आप फॉर्मूला पीडीएफ प्रोवाइड करवा देना सर। हाँ डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, है ना। तो बताइए आप लोग, बोलो इसको फाइंड आउट करो आंसर। ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप एक वर्ड के कारण से इसका करेक्ट आंसर कर सकते हो। आप खास करके टीवी सीरियल्स या आप देश के बारे में अगर जानकारी हो, खास करके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बारे में जानकारी हो, तो आप आंसर कर लोगे। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है आपका, टफ नहीं है, आसान है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल, ये टफ भी नहीं है। बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, कोई भी आप आंसर रैंडमली दो अगर नहीं आ रहा है तो, और मैं फिर आपको बताऊंगा। आप मान जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर शायद यही होगा। ठीक है, निशा ने आंसर दे दिया है, सत्यम ने भी आंसर दिया। ठीक है, ज्यादातर लोगों का आंसर बी है, ज्यादातर लोगों का आंसर बी है। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं,
कितने लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा कि भिड़े मास्टर है, और भिड़े मास्टर का एक स्कूटर है, और उस स्कूटर का नाम सखाराम है। भिड़े मास्टर ज्यादातर, वो भिड़े मास्टर जो है वो महाराष्ट्र से है। अय्यर साउथ इंडिया से, तमिल से, बंगाल से बबीता जी हैं, आपका दया जो है, और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक जेठालाल जो है गुजरात से है कि नहीं, और तारक मेहता जो है वहां से है आपका। तो ये सब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। तो आपने एक चीज गौर करो कि बनर्जी, मुखर्जी, ये सारे बंगाल से होते हैं, कुमार यूपी बिहार के लोग होते हैं, और महाराष्ट्र में सखाराम है ना। और आपका ये राम शब्द जो है आपको ज्यादातर आपको दिखेगा महाराष्ट्र के अंदर में, सखाराम से लेकर एवरीथिंग, है कि नहीं। नायडू एडू ये सब साउथ इंडिया में दिखेंगे। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ो। सखाराम गणेश देवकर, गणेश जी की पूजा बहुत ज्यादा होती है, शिवाजी, ये सारे नाम जो मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। तो सखाराम गणेश देवकर जो है ये कहां में है भाई? सिंपल सी बात। अब पहला कहता है कि इट इज वॉर्न अगेंस्ट द colonial state of hypnotics conquest of the mind. It is inspired by performance of Swadeshi street play. The use this by Devkar was in a specific context of region of Bengal. It's not region of Bengal, it's a region of Maharashtra होगा ये, क्योंकि महाराष्ट्र, क्योंकि ये सखाराम गणेश देव, आप कह सकते हैं कि देवस्कर जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, क्योंकि ये जो देवस्कर जो है, देश शब्द, ये महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। नाम के बेसिस के आधार पर भी चीजों को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है, तो इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है, बी भी इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से भी करेक्ट कर दिया है ना। देवस्कर रीजन ऑफ नॉर्थ बंगाल, इट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, है कि नहीं। सिर्फ नयन को और दिमाग को ओपन करना है बस, और कुछ नहीं। कॉमन सेंस, लंबी सांसें लेकर के आप आंसर कर सकते हो चीजों को। आप दिखने में ये बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि जब आप आंसर सॉल्व, इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ। जब मॉक लगाते हो और प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीजों को समझ करके आंसर करना। इसलिए मैं कहता हूं मिनिमम 2 बार, अगर कोई क्वेश्चन ना आए ना तो उस क्वेश्चन का डीएनए एनालिसिस करो कि इसके अंदर में क्या कमी हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ये होगा आपका। अब एक और बता दे रहा हूं, जहां पर भी आपको सम दिखे ना, सम या सिंपल सी बात है या मेनी, जहां पर भी सम वर्ड दिखे, सम वर्ड जहां पर भी आपको दिखे, SOME याद रखना, ये ज्यादातर करेक्ट होता है। कुछ लोग बिहार से होंगे, कुछ लोग बंगाल से होंगे, कुछ लोग महाराष्ट्र से होंगे, कुछ में कुछ होता है, कुछ में कुछ कुछ होता है, किसी को देखकर कुछ कुछ होता है, यानी सम वर्ड, सम, समथिंग इज समथिंग, ये हमेशा इनकरेक्ट होता है, क्योंकि समथिंग पॉसिबिलिटी को जन्म देता है। हो सकता है किसी को देखकर कुछ कुछ हो, तो जहां पर भी सम हो तो सम ये लो। अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये देखो, ये तो उसी का आंसर है कि गणेश, नेम पीपल गणेश, दियर नेम ऑफ जनरली महाराष्ट्र के ही होता है, और बंगाल के ज्यादातर लोग बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, ममता दी, इस तरीके के। अब बताओ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, बोलो। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन। कुछ लोग मशरूम खाते हैं, कुछ लोग महंगा वाला मशरूम खाते हैं, कुछ लोग 50,000 रुपए पर केजी वाला मशरूम खाते हैं। हालांकि मेरा भी स्टूडियो कहीं तोड़ फोड़ न कर दिया जाए कुणाल कामरा की तरह,
ठीक है, कुछ कुछ बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, देख लो। करेक्ट आंसर है सम 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 सम, समथिंग इज सम। सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सम मशरूम हैज अ, आप कह सकते हैं फिजिक एक्टिव प्रॉपर्टी, सम मशरूम हैज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, सम इज अ बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी, सम मशरूम इज ऑलवेज फॉर द प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर डी है कि नहीं? देख लो यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है कि नहीं, देख लीजिए, फिर से एक और दे रहा हूं आप लोगों को। क्या होगा करेक्ट आंसर? यूपीएससी 2023 का ही क्वेश्चन है। Some microorganisms can grow in environmental with the temperature above the boiling point of the water. Some microorganisms can grow in environmental with the temperature below the freezing point of the water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with the pH. दो है, can भी word use हो रहा है, can, some. What is the correct answer? क्लियर है? बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर सी होगा, है कि नहीं? देख लो 2023 का क्वेश्चन, और भी दिखा रहा हूं मैं आपको 2023 के क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। बीडी जलाइले मत समझ लेना। बीडीबी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केन्या। Some people who fled from South Sudan civil war live in BDB. Some people who fled from civil war in Somalia live in, आप कह सकते हैं, दादाब रेफ्यूजीज कॉम्प्लेक्स इन केन्या। क्या करेक्ट आंसर होगा? सिंपल। अब आपको किससे प्रेम हो गया होगा? कुछ कुछ लोगों से प्रेम हो ही जाता है, ये कुछ कुछ है, सम है, समथिंग इज सम। अब दो ही दिख रहा है इसमें, सेकेंड और थर्ड, और सेकेंड थर्ड वाला ऑप्शन एक ही है आपका, तो बीड़ी जलाइले वाला में तो कोई मतलब ही नहीं है आपका, ध्यान ही नहीं देना है। हालांकि केन्या में नहीं, युगांडा में है ये आपका, है ना, युगांडा। तो सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पॉइंट आपको, जो चीजें मैंने आपको बताया, समझाया, है ना, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक का यूज अगर आप अपने एग्जाम में करोगे ना इस तरीके का, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर मान लिया कि पेपर में आपको अगर नहीं आ रहा हो, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि नहीं? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामने वाटर बॉटल रखना, ग्लूकोन डी अगर हो तो और भी अच्छी बात है, पियो चीयर्स के साथ, लंबी सांस लो और अपना फाइंड आउट करो। वही फाइंड आउट करना है, कौन सा, क्या क्या, ये सारे जितने भी आपके परम मित्र और दुश्मन के तौर पर हैं, ये इसके पीछे आपको जाना है। ओनली, मस्ट, ऑल, नन, एक्सक्लूसिवली, कंटेम्प्ररी, ड्रास्टिकली, एनॉर्मसली, डेटा, है ना, ये सारे चीजों को फाइंड आउट करना है। कैन, कुड, मे, बी पॉसिबल, ये सारे पॉइंट मैं गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसी को स्मार्ट वर्किंग कहते हैं, इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं, इसी को यूपीएससी की पैटर्न को समझना कहते हैं। क्लियर है सबके लिए? क्लियर है ना सर? ठीक है, तो ठीक है। तो आज के लिए ये पूरी डेटा हम इसी से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा। कल से इंडियन इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसमें आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस के आधार पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सब कुछ हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो आप लोगों को आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो,
तो आप इंस्टाग्राम का चैनल है rraj8394, तो उस पर आप मैसेज कर लीजिएगा इंस्टाग्राम के चैनल पर, या मन होगा फॉलो करना तो फॉलो कर लेना, कोई ज़रूरत भी नहीं है, या कर सकते हो तो कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। कल इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। मैं जितना क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, मोर देन 500-600 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और इसके बाद मैं 80 to 90% क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। 80 to 90%। कन्हैया करेंगे सर 1 घंटे की क्लास होगी क्या? नहीं, क्लास 1.5 घंटे की होगी। तो आज मैंने स्पेशल एलिमिनेशन टेक्निक का क्लास मैंने आपको रखा था, क्लास 1.5 घंटे की होगी। आप चाहे तो मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं आपका, लेकिन 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स के और सारे टेक्निक्स होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी कि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस के माध्यम से ना इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको क्वेश्चंस के माध्यम से हो जाएंगे। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इकोनॉमी, सारा बेसिक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा A to Z। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।